Honorable members, I heartily welcome you all to the winter session of this Youth Parliament. I hope this session would be a beautiful one as we sit to deliberate the important issues concerning about nation. Today's our first business is oath taking. Secretary General. જય દ્વારકાધીશ. હું મિહિર કારેના લોકસભાના સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા પછી હું ભગવાનના નામે શપથ લઉં છું કે હું કાયદા દ્વારા સ્થાપિત ભારતના બંધારણ પ્રતિ સાચી શ્રદ્ધા અને વફાદારી રાખીશ. હું ભારતને સાર્વભૌમતા અને અખંડિતતાને જાળવી રાખીશ અને જે ફરજ પર હું પ્રવેશ કરવાનો છું તેને હું વિશ્વાસપૂર્વક નિભાવીશ. सुश्री हेतल यादव जो बिहार के खगड़िया संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, आप शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगी महोदया सुश्री हेतल यादव। महोदय, मैं शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी महोदया? महोदय, मैं हिंदी में शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। राधे राधे। मैं हेतल यादव बिहार के संसदीय क्षेत्र से युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा जिन पद को मैं ग्रहण करने जा रही हूँ उनके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुश्री हस्ती स्वामी जो चेन्नई संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, आप शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगी महोदया सुश्री हस्ती स्वामी। મહોદય, मैं शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी महोदया? महोदय, मैं अंग्रेजी में शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। I am Hasti Swami from Chennai, having been selected a member of the House of the People to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold to the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. हमारे पूर्व वरिष्ठ मंत्री श्री मंडा जगन्नाथम, जिनकी जनवरी में मृत्यु हो चुकी है, वह हैदराबाद से थे। वह 4 बार एमपी रह चुके हैं। वह एक अच्छे नेता के साथ साथ बहुत ही एक नेकदिल इंसान थे। पिछले 30 साल के अनेक योगदान हम भुला नहीं सकते। अब मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से निवेदन करूंगी कि वह इस विषय में 2 शब्द कहें। माननीय स्पीकर महोदया, मंडा जगन्नाथम जी का निधन हमारे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वे तेलंगाना सरकार के विशेष प्रतिनिधि और हैदराबाद सीट से 4 बार के एमपी भी रह चुके थे। वे दिल से बहुत ही नेक थे। मैं और मेरी पार्टी इस अपूर्णीय क्षति और दुख में उनके परिवार के साथ खड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हम अत्यंत दुख और शोक के साथ बता सकते हैं कि हमारे आदरणीय सांसद मांडा जगन्नाथम की देहांत हो। यह हम सभी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनके योगदान, देशभक्ति और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और इस कठिन घड़ी में उनके परिवारजनों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। ईश्वर उन्हें शांति दे और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे।
सदस्यगण अपना शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़े होंगे। ओम शांति। महासचिव शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजेंगे। जी हाँ महोदया। नाउ प्राइम मिनिस्टर में इंट्रोड्यूस न्यू मिनिस्टर टू द हाउस। माननीय स्पीकर महोदया, मैं आपसे व आपके द्वारा हमारे संसद में 3 नए मंत्रियों का परिचय करवाना चाहूँगा। महोदया, श्रीमान मिहिर कारेना जी, जिन्हें भोजन सुरक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। सुश्री हस्ती स्वामी जी, जिन्हें विद्युत मंत्रालय सौंपा गया है। अंत में सुश्री हेतल यादव जी, जिन्हें कृषि मंत्रालय सौंपा गया है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन आवर, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 301, मास्टर नीरव। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कोयला मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कई बार बिजली घरों में कोयले की कमी से ऊर्जा संकट पैदा होता है। सरकार कोयला परिवहन और आपूर्ति की समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रीमान नीरव जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। कई बार देश में बिजली घरों को पर्याप्त कोयला न मिलने के कारण ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए महोदया हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। सबसे पहले खदानों से बिजली घरों तक कोयला पहुंचाने के लिए रेलवे नेटवर्क को और परिवहन प्रणाली को मजबूत किया गया है। साथ ही कोयले की आपूर्ति पर निगरानी रखने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त महोदया, बिजली घरों में कोयले का न्यूनतम भंडार सुनिश्चित करने की दिशा में नियम बनाए जा रहे हैं ताकि तो फिर हफ्ते में 2 दिन भारत में अंधेरा क्यों रहता है मंत्री जी? आपने तो अपने काल में कुछ नहीं किया, जिसके कारण आप वहाँ पे खड़े हैं और आज हमारी सरकार यहाँ पे चल रही है। कृपया आपस में बहस ना करें। सरकार का पूरा प्रयास है कि देश के हर घर और उद्योग को पर्याप्त बिजली मिल सके। सही, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 302, मिस निशा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री को यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली सहित कई शहरों में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, जिसके कारण हमारे जनता को बहुत असुविधा होती है। तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई दीर्घकालिक रणनीति तैयार की है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? यदि ना, तो इसका कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्षी महोदया के प्रश्न का यह उत्तर देना चाहता हूं कि दिल्ली और अन्य शहरों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया है और इसमें वाहनों को प्रदूषण को घटाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही में निर्माण स्थलों पर धूल कम करना और अधिक पेड़ लगाने का भी प्रस्ताव है। सरकार वायु गुणवत्ता की निगरानी करती है और जनता को जागरूक करती है ताकि प्रदूषण कम हो सके। धन्यवाद महोदय। कृपया शांति बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 303, मास्टर भरत। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत में युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार शिक्षा प्रणाली में ऐसा क्या बदलाव कर रही है जिससे कि युवाओं को न केवल गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त हो बल्कि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर भी मिल सकें। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसमें कोई प्रभावी क्रियान्वयन हो रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा श्रीमान भरत को ये बताना चाहती हूँ
कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रोजगारोन्मुख शिक्षा पर जोर दिया गया है। स्कूल और कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं को प्रशिक्षण मिलता है। स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा से शिक्षा आसान की गई है। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सेल मजबूत किए जा रहे हैं। सरकार राज्य और उद्योगों के साथ मिलकर नीतियां लागू कर रही है। धन्यवाद। Any supplementary question? Yes. माननीय महोदय, मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकार युवाओं के लिए इंटर्नशिप और औद्योगिक प्रशिक्षण को किस प्रकार बढ़ावा दे रहा है ताकि उन्हें वास्तविक कार्य को अनुभूत मिल सके। माननीय महोदय, मैं सांसद श्री को बताना चाहती हूँ कि सरकार इंटर्नशिप और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल और राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाती है। विश्वविद्यालयों में इंटर्नशिप अनिवार्य की गई है। स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर में भी अवसर बढ़ाए गए हैं। शिक्षा में इतने ही सुधार हो रहे हैं तो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में भारत का टॉप यूनिवर्सिटी का पहला नाम क्यों नहीं आ रहा है? माननीय सांसद जी, भारत का भी टॉप 10 में तो क्या टॉप 5 में भी नाम जरूर आएगा। बस जरूरत है जनता के साथ सहकार की। हम उम्मीद करते हैं कि आज के युवा सब पढ़ाई में ध्यान देंगे और वो भी 2047 तक आते आते हमारा नाम रोशन करेंगे। Question number 304, Miss Suhani. माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को यह पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि भारत देश में यह क्यों हो रहा है? भारत देश में नकली एवं अवैध दवाइयों की बिक्री होती है। इस समस्या से आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय अध्यक्षा, मैं आपके माध्यम से विरोधी दल के नेता को यह बताना चाहूँगी कि माना के देश में नकली एवं अवैध दवाइयों की बिक्री एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुकी है। इस पर अभी काम जारी है और केंद्र सरकार ने इस पर कई कदम उठाए हैं। कानूनी और नियामक उपाय। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा दी जाएगी एवं जुर्माने का भी प्रावधान है और आजीवन कारावास भी हो सकता है। राज्य और केंद्रीय स्तर पर निगरानी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्यों के औषधि निरीक्षकों द्वारा नियमित निरीक्षण और नमूनों की जांच की जाती है। समय समय पर विशेष निगरानी अभियान भी चलाए जाते हैं। ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली। सरकार ने दवाइयों को के ट्रेस एवं ट्रैक प्रणाली लागू करने की दिशा में पहल की है। दवाओं की पैकेजिंग पर 2D बारकोड लगाए जाते हैं। इससे सप्लाई चेन पे निगरानी रख सकते हैं और दवाइयों की पहचान की जा सकती है। जन जागरूकता अभियान, जिसमें सरकार और विभिन्न एजेंसियों द्वारा नकली दवाइयों के खतरों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। जगह जगह पर पोस्टर लगाए जाते हैं एवं टेलीविजन पर ऐड भी दिखाई जाती है। धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री, मैं मंत्री श्री को कहना चाहता हूं कि नियम लागू करने से कुछ नहीं होता, उसको कार्य में लाना पड़ता है। अभियान पे अभी कार्य चल ही रहे हैं। वो Question number 305, Master Rakesh. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री को प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सरकार रेल यात्री की सुरक्षा के लिए तकनीकी उपायों जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, महिला डिब्बे लागू कर रही है? यदि हाँ वो कर रही है तो किन किन स्टेशनों पर ये उपलब्ध है, हमें बताने का कष्ट कीजिए।
महोदया, मैं रेल मंत्री होने के नाते राकेश जी को बताना चाहता हूं। सरकार ने सीसीटीवी कैमरों की सुविधा लगभग 400 स्टेशनों पर लागू की है। सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबर 182 और 138 जारी किए। पिंक जोन या महिला आरक्षित डिब्बे भी प्रारंभ किए गए, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और भी सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री जी, सिर्फ कैमरा लगाना ही नहीं, उनकी चालू कंडीशन चेक करना भी आपका काम है। कृपया आपस में बहस ना करें। क्वेश्चन नंबर 306, मास्टर पार्थ। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से संसद श्री को बताना चाहती हूँ कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत लगभग 5,846 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय मार्ग नेटवर्क पहले ही तैयार किया जा चुका है, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी निर्माण कार्य जारी है, विशेषकर ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में। इन क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण और उन्नयन कार्यों की आवश्यकता है। दूसरा, हरित और सतत परिवहन समाधान। सरकार ने विजय 2030 पीएम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा के तहत 6,000 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक वाहन सक्षम ई हाईवे बनाने की योजना बनाई है। इन हाईवे पर ग्रीन एनर्जी से संचालित चार्जिंग स्थापित किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक बसों और वाहनों के लिए सशक्त पारिस्थितिक तंत्र तैयार होगा। यह पहल ईंधन की खपत और वाहनों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त सरकार 2030 तक 8 लाख पुराने और प्रदूषण फैलाने वाली डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की योजना पर कार्य कर रही है। इसमें 2 लाख इलेक्ट्रिक बसें राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए, 5.5 लाख निजी उपक्रमों के लिए और 50,000 स्कूल और कर्मचारी परिवहन के लिए है। धन्यवाद। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 307, मिस रंजन। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से यह गंभीर प्रश्न गृह मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि जब आज भी देश की युवा शक्ति लाखों की संख्या में डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूम रही है, तो इसका तब क्या कारण है कि सरकार की नीतियां जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है? क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि 5 साल के अंतर्गत कितनी स्थायी और सम्मानजनक रोजगार सर्जित किए गए हैं? आगे कौन सी ठोस और समयबद्ध योजना है जिससे देश का युवा आत्मनिर्भर बन सके, कि सिर्फ वादों पर नहीं परिणामों पर भरोसा कर सके? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के लिए उन्हें धन्यवाद करता हूं। सरकार युवाओं के लिए स्थायी और सम्मानजनक रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे रही है। पिछले 5 वर्षों में ईपीएफओ के माध्यम से 6.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित किए गए हैं। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 45 करोड़ से अधिक लोन देकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया है। एमएसएमई, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से लाखों युवाओं को काम मिला है। डिजिटल इंडिया और नेशनल करियर सर्विस पोर्टल से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा और पीएम गति शक्ति जैसी योजना भविष्य के लिए रोड मैप है। नई शिक्षा नीति से तहत युवाओं को कौशलयुक्त और रोजगार मुक्त बनाया जा सकता है। सरकार परिणामोन्मुख और समयबद्ध योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर कार्यरत है। हमारा उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि युवाओं को सशक्त बनाकर भारत को विश्वगुरु बनाना है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत का हर युवा न केवल योग्य हो, बल्कि अवसरों से भी जुड़ा हुआ हो। धन्यवाद। मंत्री जी, भारत विश्वगुरु है, विश्वगुरु था और हम इसे जरूर मेंटेन करके रखेंगे। आप कृपया अपनी यहाँ आने की कोशिश जारी रखें।
कृपया आपस में बहस ना करें। क्वेश्चन नंबर 308, मास्टर विशाल। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय वायु परिवहन मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने कोई ऐसी योजना बनाई है जो विमान के टिकट को और सुविधाओं को सस्ती और सुलभ बना सके, और है तो उससे संबंधित ब्यौरा क्या है, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनकी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना चाहूँगी। हमने उड़ान जैसी योजनाओं को मजबूत करा है जो 2017 में शुरू की गई थी। सीटों की एक सीमा तक टिकट की कीमत 2500 प्रति घंटे की उड़ान तक रखी गई है। 70 से अधिक छोटे एयरपोर्ट और हेलीकॉप्टर विकसित किए गए। हमने लो कॉस्ट कैरियर रखा जिसमें टिकट आम आदमी की पहुंच में रहती है। हमने ऑनलाइन टिकट बुकिंग लागू की जिसमें यात्रियों को सस्ते विकल्प मिले। छोटे एयरपोर्ट पर भी आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। फास्ट सिक्योरिटी चेक और डिजिटल बोर्डिंग से यात्रियों को सुविधाएं मिली। भारत सरकार उड़ान योजना, नए एयरपोर्ट, एटीएफ टैक्स राहत और लो कॉस्ट एयरलाइन के माध्यम से हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि गांव-गांव तक सस्ती हवाई सेवा पहुंचे और आम आदमी भी हवाई जहाज से सफर कर सके। धन्यवाद। Question number 309, Mr. Janil Kadawala. Honorable Speaker, I want to ask a question to Finance Minister through the medium of yours. What measures are being considered to broaden the base and simplify the tax system in budget 2026? And will there be any new tax provisions? Thanks to Honorable Speaker, sir, I want to give an answer of this question. New direct tax code, replacement of outdated law. The government has introduced the Income Tax Bill 2025 in Parliament, aiming to replace the 6-decade-old Income Tax Act of 1961. Existing simplification for the tax regime, higher standard deduction, the standard deduction for salaried taxpayer was raised to 75,000 rupees in new regime, expanding the tax-free threshold to 12.75 lakh rupees. For many employees, new income tax slabs, revised slabs for the new tax regime, where the 30% rate applies to income have 24 lakh rupees rather than the previous 15 lakh rupees. Higher TDC thresholds increase limits for a TDC renter income to 16 lakh rupees and interest to deposit for a senior citizen to 1 lakh rupees. Thank you, sir, to give me opportunity to express my thought. Thank you, sir. Question number 310, Mr. Darsil Varu. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे गृह मंत्री जी को ये पूछना चाहूँगा कि बार बार ऐसी शिकायतें सामने आ रही है कि चुनाव में सुनियोजित तरीके से वोट चोरी, बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान हो रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की जड़ पर हमला है। क्या सरकार मानती है कि वोट चोरी जैसे गंभीर अपराध लोकतंत्र के साथ गद्दारी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विपक्ष द्वारा लगाए गए चोरी के आक्षेप बिल्कुल निराधार है। यह न सिर्फ सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की निर्वाचन प्रणाली और भारत मतदाताओं का भी अपमान है। अध्यक्ष महोदय, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है जो बिना किसी दबाव के चुनाव संपन्न कराता है। उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर देश की जनता को पूर्ण भरोसा है। गृह मंत्रालय का कार्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है। हमने पूरे देश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की
पर्याप्त तैनाती की थी। कहीं भी बल प्रयोग या गड़बड़ी की कोई पुष्टि नहीं प्रमाण की गई। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, अगर आपको किसी तरह का सबूत है तो उसे निर्वाचन आयोग या न्यायपालिका को समक्ष प्रस्तुत करें। यहाँ केवल शोर मचाना जनता को गुमराह करने की कोशिश है। हार स्वीकार कीजिए, लोकतंत्र का सम्मान कीजिए और कृपया मतदाताओं की नियत पर सवाल उठाना बंद कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर देश की लोकतांत्रिक संस्थानों का सम्मान करें और जनता के विश्वास को चोट पहुंचाने वाली राजनीति से बचें। धन्यवाद। माननीय जिगर जी, अगले साल देखा जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। पांडा फूटने के बाद तो हर कोई हारता ही है। कृपया चेयर को संबोधित करें। माननीय निशा जी, हम भी 2014 से ये देखते आ रहे हैं कौन क्या कर रहा है और कितने आप पांडा किसके फोड़े हैं। With this, the question hour ends and papers will be laid down. अब सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए हम जीरो हार की तरफ आते हैं। सदस्यों को सीमित समय अवधि में अपना प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना होगा। सुश्री जिनकरंगे। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे सदन का बहुमूल्य समय प्रदान किया। नवोदय विद्यालयों में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ निवास एवं भोजन की सुविधा प्राप्त करते हैं। वर्तमान में समिति द्वारा विद्यार्थियों को भोजन हेतु प्रतिदिन ₹75 की राशि निर्धारित है, परंतु आज की महंगाई दर अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध एवं अन्य खाद्य वस्तुओं को बढ़ते दामों को देखते हुए यह राशि संतुलित एवं स्वास्थ्यपरक भोजन की पर्याप्तता में बाधक सिद्ध हो रही है। विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु ₹75 दैनिक राशि को वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम ₹120 से 150 कर दिए जाए। विद्यालयों के आसपास उपलब्ध स्थानीय फल सब्जियों को सीधे किसानों से क्रय करने हेतु विशेष व्यवस्था हो। प्रत्येक विद्यालय में आहार समिति द्वारा भोजन की गुणवत्ता एवं पोषण स्तर की समय पर समीक्षा की जाए। माननीय महोदय, इस प्रकार यदि प्रतिदिन की भोजन राशि में वृद्धि कर दी जाए तो विद्यार्थियों को समुचित पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराना संभव होगा, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। धन्यवाद महोदय। श्रीमान जयेश जादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र के शिक्षा व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। गांव में आज भी कई जगह शिक्षक नहीं है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है। तो सरकार से मेरा निवेदन यही है कि नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और हर बच्चे तक शिक्षा सुविधाएं पहुंचाई जाए। धन्यवाद। सुश्री नेतल नकुम। धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपने मुझे सदन का बहुमूल्य समय प्रदान किया। महोदय, मैं गृह मंत्री जी का ध्यान पड़ोसी देशों से हो रहे अवैध प्रवास की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इसके कारण हमारे जनसंख्या संरचना में बदलाव हो रहे हैं, जैसे म्यांमार से रोहिंग्या और बांग्लादेश निवासी प्रवासी हमारे देश में आ रहे। भारत में अवैध प्रवासी विदेशी व्यक्ति को कहते हैं जो बिना समुचित दस्तावेजों के हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं। अब मैं सन 2015 की बात करना चाहूँगी। सन 2015 में उन लोगों को छूट दी थी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के कारण भारत में शरण पाने के लिए बाध्य हो गए थे। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत से सबसे अधिक अप्रवासी बांग्लादेश से आए हैं। पाकिस्तान से आए आदिवासियों की संख्या दूसरे स्थान पर है। 2017 की जनगणना के अनुसार भारत में 2 करोड़ से भी ज्यादा अवैध प्रवासी थे। धन्यवाद महोदय। माननीय महोदय, मैं मंत्री नेतल जी द्वारा दिए गए प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। इसके कारण हम इलीगल माइग्रेशन के कारण हमारे भारत में आतंकवाद का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। धन्यवाद महोदय। श्रीमान स्मित गढ़िया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारत की अधिकांश नदियां मानसून के बारिश पर निर्भर रहती है, लेकिन अवैध खनन एवं निर्माण की गतिविधियों ने नदियों की धाराओं को मोड़ दिया है, जिससे बरसात के समय गंभीर बाढ़ समस्या पैदा हो जाती है।
भारत का लगभग 30% क्षेत्र मानसून के समय बाढ़ से प्रभावित रहता है, जिससे खेती किसानी को गंभीर क्षति का सामना करना पड़ता है, जिससे खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश तथा असम जैसे राज्य शामिल है। वहीं भारत का अधिकांश क्षेत्र मानसून के समय सूखा पड़ने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। महोदय, मैं अपनी सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जिससे एक साथ गढ़ तथा सूखा पड़ने की समस्याओं से निपटा जा सके। Honorable members, I have to make an announcement. On the behalf of the members of the House, I have great pleasure in extending our warm welcome to these American parliamentary delegates, members of the American parliamentary delegation who are in the visit to India are our honored guests. Members of the delegation are Ellie Paris from America, Saint Joseph from America, and also Josh English from America. It is a very high-powered delegation who reached Delhi are now 3rd September. They are now seated in the special box. We wish them happy and fruitful stay in our country. We also convey our feelings and best wishes through them to their President, Prime Minister, Parliamentary, and very friendly people of America. Now, let us take up the calling attention motion. Mr. Parth and Mr. Jayesh and will call the attention of the Home Minister and Mr. Dharmik. Mr. Parth. Honorable Home Minister, please. Honorable Speaker, sir. We accept the illegal migration is in practice from neighboring nation into our country, but this is not happening in our time only. It was more case in the time of opposition party. Our ministry is taking a severe action against it. We have introduced National Population Register NPR, which differentiates between our local and the migrants. This register is really effective because the illegal migration cases have decreased. Our step is also supported by International Organization of Migration 2024. Honorable Speaker, sir, we have deployed CRPF in area of unrest to avoid these clashes. Moreover, we are in talk with the stakeholder of indigenous group for maintaining peace, harmony and security of it. Thank you. माननीय गृह मंत्री जी, वोट बैंक के लिए आप ही इलीगल माइग्रेशन को बढ़ावा देते हैं। कृपया चेयर की गरिमा बनाए रखें। मिस्टर जयेश यादव। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री धार्मिक जी से प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या सरकार यह मानती है कि डिजिटल शिक्षा की पहुँच गाँवों तक बेहद सीमित है? क्या सरकार कौशल आधारित शिक्षा यानी स्किल बेस्ड ऑन एजुकेशन को अनिवार्य बनाने के लिए विचार कर रही है क्या? मिस्टर धर्मेक यादव। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रीमान्य जयेश के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। हाँ, हमारी सरकार हर एक गांव की पाठशाला के हर एक कक्षा में स्मार्ट टीवी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंचा रही है और हम स्टूडेंट के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम भारत योजना तथा डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी पढ़ाई जा रही है। क्या आपकी सरकार ने कभी ऐसी सुविधाएं पढ़ाई थी? साथ ही विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए दिशा में कार्य चल रहा है। हाँ, और हमने कौशल आधारित शिक्षा को हमने अनिवार्य बनाया और आज कई स्कूलों में पद कौशल आधारित शिक्षा लागू भी कर दी गई और आज बच्चे कौशल शिक्षा भी सीख रहे हैं। और हमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
में कौशल आधारित शिक्षा को प्रभावित किया गया। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षा के पाठ्य पुस्तक का हिस्सा बनाया जा रहा है। हमारी सरकार का सिर्फ यही लक्ष्य नहीं है कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई में आगे बढ़े, बल्कि हमारे बच्चों को बेरोजगारी तथा और विकसित भी बने। धन्यवाद। माननीय महोदय, मैं धार्मिक जी से यह कहना चाहता हूं कि पहले बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता को बढ़ाने में ध्यान दें। महोदय जी, बच्चों की क्या, आपकी भी पढ़ाई बढ़ाएंगे। Honorable Home Minister, please look upon the issue. Yes, sir. Now the House will take up consideration to the National Prevention of Misleading Advertisement Bill 2024 that already has been introduced in the last session. Electronic and IT Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मुझे गेमिंग विधेयक 2025 के प्रचार एवं विनिमय पर विचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह हमारे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस विधेयक का उद्देश्य गेमिंग क्षेत्र में पारदर्शिता, सुरक्षा और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान: ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध। विधेयक के तहत रियल मनी गेम्स जैसे रमी, पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन लॉटरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इन खेलों को संचालित करने, प्रचारित करने और वित्तीय लेन देन की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने पर 3 वर्ष की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। ई स्पोर्ट्स और सामाजिक खेलों को बढ़ावा। विधेयक में ई स्पोर्ट्स को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी गई है। सरकार ई स्पोर्ट्स के लिए प्रशिक्षण अकादमियां, अनुसंधान केंद्र और तकनीकी प्लेटफॉर्म स्थापित करने की योजना बना रही है। साथ ही सामाजिक और शैक्षिक खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना। एक राष्ट्रीय स्तर का प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा जो ऑनलाइन खेलों की वर्गीकरण, पंजीकरण और निगरानी करेगा। यह प्राधिकरण उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्यवाही करेगा और नए दिनार दिनेश जारी रखेगा। वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को रियल मनी गेम्स से संबंधित लेन देन को प्रोसेस करने के प्रतिबंध किया गया है। इससे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। कड़ी सजा और दंड। विधेयक के तहत ऑनलाइन रियल मनी गेम से संबंधित अपराधों के लिए कड़ी सजा और दंड का प्रावधान है। यह सुनिश्चित करेगा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। विधेयक का उद्देश्य नैतिक और सामाजिक सुरक्षा। ऑनलाइन रियल मनी गेम से जुड़ी लत, वित्तीय धोखाधड़ी और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव। युवाओं की सुरक्षा। युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग के नकारात्मक प्रभावों से बचाना। आर्थिक सुरक्षा। मध्यम वर्गीय परिवारों की बचत को सुरक्षित रखना। नवाचार और विकास। ई स्पोर्ट्स और शिक्षित खेलों के माध्यम से डिजिटल नवाचार और विकास को बढ़ावा देना। विधेयक की स्थिति। यह विधेयक 3 सितंबर 2025 को लोकसभा में और 28 अगस्त 2025 को राज्यसभा में पारित हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह कानून बन गया। इससे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में बड़े बदलाव की संभावना है। यदि आप इस विधेयक के किसी विशेष प्रावधान या इसके प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, हम इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं। यह भारत के भविष्य के लिए लाभदायक हो सकता है। मैं और मेरी पार्टी इस प्रस्ताव का सम्मान करते हैं और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद। Now the question is that the bill to improve performance of electronic and IT centers by preventing misleading advertisement be taken into consideration. Those in favor will say ayes, those who are against it will say no. I think the ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. Now the question is that clause 2(6) stands part of the bill.
Electronic and IT Minister. Honorable Speaker, Madam, I now move the bill to be passed. Motion moved that the bill is passed. Now the House is adjourned to meet again on tomorrow at 11 a.m.